नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो चर्चा का हमारा विषय है। वो हमने पहले ही कल आपको बता दिया था कि ये 2017 का जीआईसी का पेपर है और जो हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। कल चूँकि हमारा जो चैनल है वो बायोलॉजी का है और हम भी प्योर बायोलॉजी के हैं, तो जीएस का कोई मैटर ही नहीं बनता था, मगर वो जो आपको पेपर सॉल्व कराया गया था जीएस का, वो सिर्फ मैटर ये था कि आपको आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन जीएस के बनेंगे या किस तरह के जीएस के क्वेश्चन आप फेस करेंगे। क्योंकि जो हमारा चैनल है वो हम पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ही शॉर्ट जानकारी हो। अगर हमें पूरी जानकारी है तो पूरा आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, और यदि जानकारी नहीं है तो फिर आपको जानकारी हमारे द्वारा वो नहीं दी जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई भी जानकारी या आधा अधूरा मैटर ना दिया जाए जिससे आप कंफ्यूज हों। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्योंकि अब हमारा जो टारगेट है या हमारे चैनल का जो टारगेट है वो जीआईसी एग्जामिनेशन है। तो जो भी मैटर मिलेगा वो आपको इस बेस पर मिलेगा कि वो जीआईसी एग्ज़ाम के लिए 100% इम्पॉर्टेंट हो। इस बेस पर आपको वो मैटर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन 31 था, और जो अभी हमने आपको एक डाटा भी बताया था, अगर ध्यान दिया हो, हमने आपको ये बताया था कि अभी तक जो था 150 क्वेश्चन जीआईसी में आते थे, 150 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से जो 30 क्वेश्चन होते थे वो जीएस के होते थे और लगभग 120 क्वेश्चन जो होते थे वो सब्जेक्ट के होते थे। ध्यान रखिएगा, ये हमने आपको डाटा उपलब्ध करा दिया था। अभी क्या कर दिया गया है? अभी क्या कर दिया गया है कि अब थोड़ा सा और मुश्किल बढ़ गई है। मुश्किल ये बढ़ गई है कि जब 120 क्वेश्चन होते थे तो जीएस का एक दो चार क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर लो, नहीं तो छोड़ दो, और अपने सब्जेक्ट में थोड़ी सी कमांड अच्छी है तो सिलेक्शन हो जाता था। अभी क्या है, यहाँ सब्जेक्ट को ही कम कर दिया है। जस्ट 120 से लेकर सीधे 80 पर ला दिया है, यानी 40 का सीधे स्कोर कम कर दिया, और आपके सब्जेक्ट के जिस पे आप पढ़ते हैं, शुरू से अब तक पढ़ रहे हैं, वहाँ ही क्वेश्चन कम कर दिए जाए तो थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। निम्नलिखित में से आवृत्तिबीजी वर्गीकरण में कौन सा प्राकृतिक प्रणाली को इंगित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन स्टैंड्स फॉर द नेचुरल सिस्टम? नेचुरल सिस्टम को कौन सा क्लासिफिकेशन बिलोंग करता है? तो वो प्रायः बैंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन है। जब हम क्लासिफिकेशन पे नज़र डालते हैं तो प्रायः क्लासिफिकेशन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जनरली 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, कौन सा? आर्टिफिशियल, और दूसरा है नेचुरल, और तीसरा है फाइलोजेनेटिक। कौन है? फाइलोजेनेटिक है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। ये 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन आपको उपलब्ध कराया गया है अभी तक। तो इन तीनों में से अंतर अगर जान लेंगे, और इससे एक ना एक क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको आप ध्यान में रखें। ध्यान रखिएगा, इनको आप जिससे ध्यान में रखें। तीनों क्लासिफिकेशन किस वैज्ञानिक ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया। तो जब हम बात करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ जो हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसा कि अभी आपको दिया गया बैंथम और हुकर, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? बैंथम एंड हुकर्स, इनका क्लासिफिकेशन अध्ययन करते हैं। जब नेचुरल की बैंथम हुकर की एक पुस्तक का नाम भी पूछता है कि किस पुस्तक में इन्होंने ये सब दिया था, तो जेनरा प्लैंटेरम। क्या था? जेनरा प्लैंटेरम, ये थे जेनरा प्लैंटेरम, ये पुस्तक थी। इसके इन्होंने कितने भाग बनाए थे? 3 वॉल्यूम थे। कितने वॉल्यूम थे? 3 वॉल्यूम थे। इसमें इन्होंने अपना अब एक जेनरा प्लैंटेरम में एक कंफ्यूजन होता है। जेनरा प्लैंटेरम बैंथम और हुकर ने भी लिखा था, और जेनरा प्लैंटेरम लीनियस ने भी लिखा था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। ये ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन कई बार बना है। तो किसने लिखा था, दिया था? लीनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने ये भी पूछ लेता है, इन्होंने जो ये क्लासिफिकेशन दिया था आर्टिफिशियल वाला, इन्होंने किस बेस पर दिया था? तो इन्होंने जो स्टैमेन थे, स्टैमेन, उनके आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब क्या कर सकते हैं, जब एक लक्षण को
एक लक्षण को लेकर वर्गीकरण कर दिया जाता है तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत उसको रखा जाता है। तो ये कुछ डाटा फैक्ट डाटा था जो आपको बताना था, और चूंकि क्वेश्चन आपके सामने बने हैं तो ये भी नहीं कह सकते कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं बन सकता और ये वाला बन सकता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो लीनियस के अलावा और कौन वैज्ञानिक था जिसने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था, मान लेते हैं आपको कल को फंसा दे, तो यहाँ जो मुख्य थे जॉन रे थे। कौन थे? जॉन रे। और एक जॉन रे के बारे में प्रसिद्ध बात है कि इन्होंने स्पीसीज शब्द भी दिया था। ध्यान रखिएगा, टर्म स्पीसीज किसने दिया था? तो जॉन रे ने ही स्पीसीज शब्द दिया था, और जॉन रे ने जो क्लासिफिकेशन किया था उनका भी क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल था। इसके अलावा और किसका आर्टिफिशियल था? तो थियोफ्रास्टस का था। किसका था? थियोफ्रास्टस का भी जो क्लासिफिकेशन था वो आर्टिफिशियल था। ये डाटा फैक्ट है, आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। किसका? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, इनका भी क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल था। थियोफ्रास्टस को किसके नाम से जानते हैं? तो फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। किसके नाम? बॉटनी से। आपसे पूछ सकता है इनकी पुस्तक का नाम क्या था? किसकी? थियोफ्रास्टस की पुस्तक का अगर नाम पूछ दे तो आप क्या लगाएंगे? हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था? अलग कलर ले लें तो आपको समझ में आएगा। हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये इनकी पुस्तक का नाम था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इन्होंने कितने पौधों का वर्णन किया था? तो 500 पौधों का वर्णन किया था। तो ये डाटा था आर्टिफिशियल का। नेचुरल का तो बेंथम और हुकर हमने आपको बता ही दिया है कि इसके अंतर्गत जो आते हैं बेंथम और हुकर आते हैं, और इसके अलावा भी कई और वैज्ञानिक आते हैं। और ये नेचुरल क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, द बेसिस ऑफ ऑल अवेलेबल नेचुरल कलेक्टर, ऑल अवेलेबल, ध्यान रखिए, ऑल अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर, जितने भी प्राकृतिक लक्षण पौधे में देखने को मिलते हैं उन सबको जब लेकर क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उस प्रकार का क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो ये जो हम ब्लू से लिख रहे हैं ये इसी की बात कर रहे हैं। तो BLD जस्सू ने दिया था। किसने दिया था? BLD जस्सू। चूँकि ये PGT में बहुत उसमें GIC में पूरा का पूरा टॉपिक दिया है, तो D जस्सू ने ये दिया था क्लासिफिकेशन। और APD कैंडोली ने भी दिया था। APD कैंडोली ने भी यही क्लासिफिकेशन दिया था। कौन सा? नेचुरल क्लासिफिकेशन। और बेंथम हुकर की तो पूरी बात बताई दी। अब आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की। तो फाइलोजेनेटिक के बारे में भी हम जान लेते हैं, और हम आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, वो तो देखिए पेपर तो सॉल्व है। अगर हम A का B, B का C, C का D और E बताते चलें तो 10 मिनट में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। और मैटर ये है कि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो जब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वर्गीकरण की, तो इसका श्रेय किसको जाता है या होता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये क्लासिफिकेशन क्या होता है? फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स पर निर्भर करता है। और ये किसके बाद दिया गया था? जब चार्ल्स डार्विन ने पुस्तक कौन सी लिखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। क्योंकि उन्होंने ही जैव विकास पे काफ़ी काम किया था, तो इस पुस्तक के लिखने के बाद इसका ट्रेंड आया। किसका? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का। इसमें किसको, कौन कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने दिया? तो एकलर हैं। कौन है? एकलर हैं। इसके अलावा एंगलर हैं। इसके अलावा एंड प्रेंटल, इनका तो साथ में ही चलता है, एंगलर और प्रेंटल का, प्रेंटल। और इसके अलावा जो है वो बेसे हैं। इसके अलावा जो है जॉन हचिंसन है, ये मुख्य वैज्ञानिक है। इसके अलावा तख्त ताजन भी है, ध्यान रखिएगा, तख्त ताजन का भी जो क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक है। तो अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं, सिलेबस में है,
क्योंकि वहाँ जो आपके सिलेबस में जीआईसी में साफ शब्दों में दिया है कि क्लासिफिकेशन का पूरा अध्ययन करना है, और ये सब क्लासिफिकेशन में आ सकता है, किसी भी वैज्ञानिक को लेके पूछ सकते हैं। हम चूंकि तीनों का अध्ययन करते हैं, एक तो हम लीनियस के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, इबेंथम हुकर और हचिंसन और एंगलर प्रेंटल। बकाया जो एक्लर हैं, बेसे हैं, जॉन वो तख्ताजन है, इनके बारे में कुछ नहीं जानते। बस इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दे कि इनका क्लासिफिकेशन कैसा था, बस सर खुजा देंगे क्वेश्चन गलत, और बस फिर कहेंगे लो मैं ये सही कर सकता था, तो ऐसी स्थिति ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चूंकि लंबा बहुत खिंच गया है। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर बेंथम हुकर था। डी कैंडोली ने कैसा क्लासिफिकेशन दिया था, तो बिल्कुल अभी हमने आपको बताया। देखिए यहाँ सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए। डी कैंडोली ने कौन सा दिया था, तो डी कैंडोली ने अभी पीछे हमने आपको बताया था ये वाला। डी कैंडोली ने कौन सा दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ अगर करेंगे तो इन्होंने नेचुरल इन्होंने दिया था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, मगर नहीं, ध्यान रखिएगा, मगर नहीं, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में होता है उसी को ऑप्शन लगाते हैं। तो बेंथम हुकर को बिल्कुल सही करेंगे। लीनियस ने कैसा दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। कैसा दिया था, नेचुरल। हचिंसन ने कैसा दिया था, नहीं सॉरी, ये दिया था इन्होंने आर्टिफिशियल। क्या दिया था, आर्टिफिशियल। और हचिंसन ने कैसा दिया था, फाइलोजेनेटिक दिया था। ये डाटा है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवाल है, इनमें से शैवाल कौन सा है, तो बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एल्गा। तो रिक्सिया क्या है, ये एक ब्रायोफाइट्स है। क्या है, ब्रायोफाइट्स है। टेरिस क्या है, एक टेरिडोफाइट्स है। म्यूकर क्या है, एक फंजाई है। और हमसे पूछा क्या, एल्गा। तो नॉस्टाक क्या है, एक हमारा एल्गी है। और कैसा एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। कैसा है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस किस कुल की विशेषता है। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विच फैमिली। कैपिटुलम फ्लावर किस में देखने को मिलता है, तो जब हम कुछ विशेष प्रकार के फूलों की बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो प्रायः 3 प्रकार के फूल आते हैं, और उनमें एक आता है कैपिटुलम। कैपिटुलम कैपिटुलम किस में देखने को मिलता है, तो कैपिटुलम हमें यूफॉर्बिएसी या यूफॉर्बिएसी में देखने को मिलता है, यूफॉर्बिएसी में। वर्टिसिलिएस्टर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो किस में देखने को मिलता है, तो लैबिएटी में। किस में देखने को मिलता है, लैबिएटी में। और हाइपेंथोडियम जो इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है वो फाइकस में देखने को मिलता है। किसमें, फाइकस में, गूलर और आदि में देखने को मिलता है। तो ये कुछ मुख्य इन्फ्लोरेसेंस है। ये तो 2016 में पूछा भी गया था वर्टिसिलिएस्टर में। इसमें डाइकैसियल साइन भी लगा दिया था, जिसमें आधे लोगों ने क्वेश्चन गलत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्रूसीफेरी में कैसा पाया जाता है, तो क्रॉस देखते। कंपोस्टी में कैसा पाया जाता है, तो मुंडक, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। सोलेनेशी में कैसा पाया जाता है, तो सोलेनेशी में अलग अलग पाया जाता है। और मालवेशी में कैसा पाया जाता है, तो मोनोएडेल्फस देखने को मिलता है। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है, कैपिटुलम पूछा है ना, हाँ कैपिटुलम। तो जब कैपिटुलम की बात करते हैं तो किस में देखने को मिलता है, तो ये हमें कंपोस्टी में कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। ध्यान रखिए, कैपिटुलम जो इन्फ्लोरेसेंस है वो हमें यहीं देखने को मिलता है। और हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ ये कर दिया है कि यहाँ सही कर लीजिएगा, वो ध्यान नहीं दिया है। कैपिटुलम जो है वो देखने को मिलेगा किसमें, कंपोस्टी में। और ये यूफॉर्बिएसी कहाँ से आ गया, तो ये आ गया जो कटोरिया इन्फ्लोरेसेंस होता है, साइथियम। वो साइथियम के धोखे में लगा गए। साइथियम जो इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है वो यूफॉर्बिएसी में। तो इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है, फ्लो में नहीं ध्यान दिया। और साइथियम इन्फ्लोरेसेंस यूफॉर्बिएसी में, और कैपिटुलम कैपिटुलम का मतलब होता है मुंडक। मुंडक फ्लावर किस में देखने को मिलते हैं, जैसे गेंदा है, सूरजमुखी है आदि में मुंडक, गुलाउदी है, तो इनमें मुंडक फ्लावर देखने को मिलता है। तो ये वाला थोड़ा सा डाटा क्लियर कर लीजिएगा। वो कैपिटुलम लिखा था, दिमाग ने उसको साइथियम कैच करके ही क्वेश्चन कर दिया, तो ऐसी भी दिक्कतें होती हैं। वो अभी पकड़ में आया जब यहाँ देखिए हमने आपको सही बताया भी था ये कि कंपोस्टी में कैपिटुलम पाया जाता है, और वो ध्यान नहीं दिया हमने। सही कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
वाष्पोत्सर्जन क्रिया की दर निम्नलिखित किसके द्वारा मापा जाता है? ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ मेजर्ड बाय द फॉलोइंग किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? पोटोमीटर के द्वारा ट्रांसपिरेशन रेट को मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, फोटोमीटर के द्वारा फोटोसिंथेसिस, कैलोरीमीटर के द्वारा कैलोरी का मापन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निकलने वाला ऑक्सीजन का उद्गम है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस द सोर्स ऑफ इमिटेड O2 इज, तो मुख्यतः स्रोत क्या है? तो बताइएगा। तो उसका स्रोत मुख्यतः क्या है? H2O है, जल है। क्या है? जल। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यतः स्रोत क्या मानते हैं? तो हम इसका स्रोत जल को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल फैक्ट डाटा पे निर्धारित क्वेश्चन है। ऑक्सीश्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। द एनर्जी जनरेटेड एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऊर्जा कितनी उत्पन्न होती है? तो 36 का ऑप्शन करेंगे बी, 673 किलो कैलोरी। कितनी? 673 किलो कैलोरी। निम्नलिखित किस विषाणु में डीएनए अनुपस्थित होता है? उसने देखिए ये शब्द ध्यान रखिएगा, अनुपस्थित होता है, डीएनए अब्सेंट होता है। तो डीएनए किस में अब्सेंट होता है? तो इसमें से अच्छा सा ऑप्शन, विच फॉलोइंग वायरस इज डीएनए अब्सेंट। तो डीएनए आरएनए, टीएमबी को तो लगा ही देंगे, क्योंकि टीएमबी में आरएनए पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है टीएमबी में, तो इसलिए इसमें अनुपस्थित होता है। इसमें डीएनए कैसे होता है इस वाले में? तो इसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। और ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, ये भी 2000 उसमें पूछा गया है, सेम टू सेम आपका 2021 के पीजीटी में। क्वेश्चन में बस थोड़ा सा अंतर किया था। T2 जीवाणु उसमें ऑप्शन सही था। उसमें पूछा था डीएनए किस में पाया जाता है, घुमा पूछा था। निम्नलिखित में कौन सा कवक हेट्रोसियस रस्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाइज इज हेट्रोसियस रस्ट? हेट्रोसियस रस्ट क्या होता है? तो जब हम बात करते हैं हेट्रोसियस की, तो जान लेते हैं, ऐसे कुछ फंगस होते हैं, ऐसे कवक होते हैं, कवक का मतलब ऐसे फंजाई होते हैं जो क्या करते हैं, जो अपना जीवन चक्र जो है, अपना जीवन जो चक्र है वो 2 प्लांट्स में या 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं? 2 प्लांट में कंप्लीट करते हैं, 2 पौधों में। जैसे कि पक्सीनिया इस बार फेवरेट रहा है। पक्सीनिया जो ग्रेमनिस है, इस बार एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है पक्सीनिया। पक्सीनिया आधा जीवन चक्र किसमें प्रभावित करता है? व्हीट में। और आधा बारबेरिस प्लांट में जीवन चक्र पूरा करता है। बारबेरिस जो प्लांट है ये प्राय पहाड़ों पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पहाड़ों पर पाया जाता है। और व्हीट मैदानी भाग में पाया जाता है। पक्सीनिया में 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं। कौन कौन? तो पहला बनता है यूरेडो स्पोर, फिर बनता है टेलिडो स्पोर, और फिर बेसिडियो स्पोर, फिर आता है पिकनीडियो स्पोर, और फिर आता है एसिडियो स्पोर। एसिडियो स्पोर, ये क्रम है 5 का। ये इसमें से यूरेडो स्पोर, टेलिटो स्पोर, ये व्हीट प्लांट में पाए जाते हैं। कभी मौका मिला तो डिस्क्राइब कर लेंगे। और ये बेसिडियो स्पोर प्राय मिट्टी में पाया जाता है। और जो ये वाले दोनों स्पोर हैं ये बारबेरिस के पौधे पर पाए जाते हैं। ये इनका क्रम है, कभी मौका मिला तो बता देंगे। तो यहाँ हम ऑप्शन फिर सही क्या करेंगे? तो ऑप्शन सिंपल सी बात है, हम क्या सही कर देंगे? पक्सीनिया। 38 का जो सही आंसर क्या करेंगे? सी, पक्सीनिया ग्रेमनिस। सिस्टोपस क्या है? ये क्या है सिस्टोपस? सिस्टोपस को एल्ब्यूगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो से होता क्या है? तो एल्ब्यूगो से व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है। क्या होता है? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है। ध्यान रखिएगा, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है। पेंसिलिन से क्या होता है? पेंसिलियम जो विभिन्न पदार्थों को सड़ाने के भी काम करता है, और विभिन्न ये पनीर वगैरह बनाने में भी इसकी एरनबर्ग करके कोई एक जाति है, देख लेना है, और वो यूज़ होती है। और फ्यूजेरियम से क्या होता है? विल्ट डिजीज़ होती है, विल्ट डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित कौन अजीवी घटक का प्रतिनिधित्व करता है? इन एन इकोसिस्टम विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो देखिए, जो इकोसिस्टम होता है, जो इकोसिस्टम होता है, जिसे हम
पारिस्थितिकी बोलते हैं, उसके दो भाग होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। तो बायोटिक की भी बात करें तो इसमें सारे लिविंग आते हैं। लिविंग का मतलब समझ रहे हो, इसमें प्लांट भी आ जाते हैं सारे और एनिमल्स भी आते हैं। ए बायोटिक में कौन सा आता है, तो ए बायोटिक में आते हैं जैसे कि हवा है और पानी है, टेम्परेचर है और क्या आएगा, सॉइल है और क्या आएगा, मिनरल्स हैं, ये सब आ जाते हैं जो निर्जीव हैं। तो अब उसने कहा है कैसा है, नॉन लिविंग यानी जो मृत है। तो उत्पादक में पौधे आते हैं तो ये तो जीवित है, उपभोक्ता में खाने वाले आते हैं यानी बायोटिक है, अपघटनकर्ता में बैक्टीरिया और फंगस आते हैं, ये भी जीवित है। बचा क्या, मृदा, मृदा भी बताया, तो यही ऑप्शन सी कर सही कर देंगे यानी सॉइल। प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर और जो कंज्यूमर्स हैं ये सभी लिविंग है, बट इन केस ऑफ द सॉइल तो ये कैसी है, नॉन लिविंग है। तो ऑप्शन इसको हम डी को कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, भारत में जैव विविधता कानून निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया। तो ये किस वर्ष जैव विविधता जो है वो लागू की गई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके जो 2021 का जो जीआईसी का एग्ज़ाम है वहाँ ये पूछा, फैक्ट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। ये जीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बायो में तो खैर आया ही है, तो कोई बात ही नहीं है। 2017 का चूँकि पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। तो ऑप्शन इसका है सी, 2002। भारत में जैव विविधता कानून निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया, तो 2002 में, ये वाला। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है द एंजाइम विच द कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी बायोलॉजी में भी पूछा गया, चूँकि जीआईसी का पेपर है तो 2017 में यहाँ जीआईसी से भी क्वेश्चन आया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 41 का। तो 41 का होगा, क्या होगा बताएं, तो 41 का होगा बी, हेक्सोकाइनेज। क्या होगा, हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट जो बदलता है, ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो जब ग्लाइकोलिसिस आप पढ़ते हैं, कौन सा काउंट प्रक्रिया पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिसिस जो क्रिया पढ़ते हैं वहाँ ये आपको देखने को मिलेगा। क्लोरोफिल का मूल धातु क्या है, क्लोरोफिल का मूल धातु क्या है, तो वो है हमारा मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। ये तो बिल्कुल फैक्ट डाटा पर है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय श्वसन का प्रथम उत्पाद है। प्रकाशीय श्वसन की बात कर रहा है यानी फोटो यानी C2 साइकिल की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है, C2 साइकिल की बात कर रहा है। C2 साइकिल को PCO के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, PCO के भी नाम से जानते हैं। ये पीजीटी में क्वेश्चन बना है। तो ये प्रकार, तो इसमें कहता है कि जो प्रथम उत्पाद कौन सा बनता है, तो इसका जो प्रथम उत्पाद की बात करते हैं तो 43 में आंसर क्या सही करेंगे, फास्फोग्लाइकोलेट। क्या बनता है, फास्फोग्लाइकोलेट इसका प्रथम उत्पाद बनता है। निम्नलिखित में प्रकाशीय श्वसन का प्रथम उत्पाद फास्फोग्लाइकोलेट बनता है। बहुत अच्छा उम्दा क्वेश्चन है। जो ग्लाइकोलेट है ये फोटोसिंथेसिस जो होती है जिसे प्रकाश श्वसन कहते हैं उसमें बनता है। इस प्रकाश श्वसन में प्राय 3 अंग भाग लेते हैं। इसका पूछ देता कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, तो जब हम अंगों की बात करेंगे तो इसमें प्राय 3 अंग भाग लेते हैं। पहले भाग लेता है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आता है पहले, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा आता है पेरोक्सीसोम, और तीसरा आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिएगा, प्लास्ट एसटी है, क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ आएगा 1 2 3 ये क्रम है इनका, और ये भाग लेते हैं। पेरोक्सीसोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। वो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस में देखने को मिलता है, तो पेरोक्सीसोम में हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अलावा चूंकि पढ़ाने में हम इतने बिजी हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ, आप हमारे मेंबरशिप ले सकते हैं 299 की। ये हमारी 299 की मेंबरशिप है और 1 टाइम है, केवल एक बार देनी है। जैसे ही आप इसे पेड करेंगे तो ये हमारे जो चारों ग्रुप हैं, ये जो जीएस ग्रुप है, चूँकि जीआईसी को देखते हुए जीआईसी में 40 नंबर की जीएस आने वाली है, तो इसलिए जीएस ग्रुप बना दिया गया है। इसमें हल्का फुल्का डिस्कशन, बकाया नोट्स, हैंड रिटन, प्रिंटेड सब उपलब्ध है और प्रतियोगिता दर्पण भी उपलब्ध है।
कई सारी, तो वहाँ से आपको बहुत मैटर है आपकी अपेक्षा से ज़्यादा, तो यहाँ से जोड़ दिया जाएगा। डिस्कशन ग्रुप में डेली रात्रि में डिस्कशन होता है। इस समय 18 तारीख से जीआईसी का एक टॉपिक डिस्कस हो रहा है, जिससे क्वेश्चन जीआईसी में गलत ना हो, चूँकि निगेटिव मार्किंग है तो ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद ये है प्रैक्टिस ग्रुप। प्रैक्टिस ग्रुप पर डेली आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, जिससे आपका स्कोर बढ़ सके। और जो हमारा नोट्स ग्रुप है, यहाँ तो जीआईसी, ईएलटी, पीजीटी, टीजीटी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के काफ़ी नोट्स अवेलेबल हैं। सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। यहाँ बुक्स भी अवेलेबल हैं, और बुक्स के साथ साथ ऐसी भी बुक्स उपलब्ध हैं जो काफ़ी महंगी हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, केवल वन टाइम 299 लेना है। हमारे साथ जुड़ते ही आपकी जो तैयारी है वो बूस्ट होने लगेगी। आप खुद महसूस करने लगेंगे कि आप में वो क्षमता विकसित हो रही है कि आप कोई बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो इसलिए तुरंत जुड़ें, और जुड़ने के लिए 299 पे करना है। किसी भी जानकारी के इस नंबर पर हमें आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम, या फिर इस नंबर पर आपको ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने के बाद जो स्क्रीनशॉट लेना पेमेंट का, और वो इस नंबर के टेलीग्राम पर सेंड कर देना है। टेलीग्राम पर सेंड कर देना, हम आपको तुरंत ग्रुप से ऐड कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसके रूप में किया जाता है? सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में किया जाता है। तो मनकूब जन्मू, मनकूब जन्मू, ये जन्मू आ गया तो ये आ गया जेडेन। तो 44 का हम क्या लगा लेंगे? ए। क्या लगा लेंगे? ए। हमने याद किया है, जो ट्रिक बताई थी, क्या याद किया हमने, वो आप याद नहीं कर पाएंगे। टेढ़ी ट्रिक थी, और वो हमने बीएससी में याद किया था। तो हमने याद किया था बड़ा, मन कूब जन्मो, मन कूब जन्मो, ऐसे हम निकाल लेते हैं। और उसके निकाला था हनप को, उसके मैंग काफ़े, और जो काफ़े है यफ है वो माइक्रो में आता है। तो ये थोड़े से दिमाग में जो हमारे आ गए वो याद करने के लिए हम अपनी, तो आप भी अपनी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं चीज़ों को। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए 10% का नियम दिया था। किसने दिया था 10% का नियम? तो लिंडेमैन ने दिया था। किसने? 10% का जो नियम दिया था वो लिंडेमैन। द 10% लॉ फॉर द एनर्जी ट्रांसफर इन द फूड चेन वाज गिवन बाय, तो किसने दिया था? लिंडेमैन ने। एक मेंढक जो कीड़ों से भोजन प्राप्त करता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो देखिए, कीड़े जो होते हैं, कीड़े होते हैं प्राथमिक, क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और मेंढक क्या होता है? द्वितीयक उपभोक्ता होता है। तो हम क्या लगा लेंगे सही? तो हम क्या लगा लेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता है। क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है मेंढक। समुद्र के तल पर पाए जाने वाले जीव कहलाते हैं, समुद्र के तल पर, द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द बॉटम, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। बॉटम में जो पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये तो हमने आपको बताया ही था जब सॉल्व करा रहे थे इकोलॉजी। तो हम 47 में क्या सही करेंगे? तो सी, क्या कहलाते हैं? बैंथोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पूर्ण रूप से जड़ विहीन होता है? इनमें से कौन सा पौधा? द एमांगस फ्लामेन विच द प्लांट कंप्लीटली डिवाइड रूट, इनमें से किस में जड़ें नहीं पाई जाती हैं? तो बताइएगा। तो 48 का हम कौन सा सही करेंगे? तो सी, सिरेटोफिल्लम। सिरेटोफिल्लम में प्रायः जड़ें नहीं पाई जाती हैं। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो मीथेन का मुख्य स्रोत जो है धान के खेत हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 49 का हम क्या लगा लेंगे? ए, धान का खेत है। द मेजर सोर्स ऑफ द मीथेन इज इंडिया, तो पैडी फील्ड्स। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? सल्फर डाइऑक्साइड का इंडिकेटर कौन सा है? तो लाइकेन है जो सल्फर डाइऑक्साइड के इंडिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन, अच्छा ये तो बता चुके, निम्नलिखित में कौन विषम है? विच वन ऑफ द ऑड वन एमोंगेस्ट द फॉलोइंग, इनमें विषम कौन है? तो देखिएगा, चलाजोगैमी, पोरोगैमी, मीजोगैमी, ये तीनों क्या है? ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो आपका पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब के प्रवेश के आधार पर इन तीनों का नामकरण किया गया। जो पोर से जाती पोरोगैमी, जो मध्य से जाती मीजोगैमी यानी इंटुगमेंट से, चलाजोगैमी का मतलब जो चलाजा क्षेत्र से होकर जाती, एलोगैमी बिल्कुल अलग शब्द
है तो ऑप्शन इसका डी सही कर देंगे। लाइकोपोडियम सामान्यतः जाना जाता है, लाइकोपोडियम को हम सामान्यतः किसके नाम से जानते हैं, तो हम उसको क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं, स्टोन वर्ट। स्टोन वर्ट किसको बोलते हैं, तो स्टोन वर्ट मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, कारा को बोलते हैं शायद, कारा को। स्टोन वर्ट जो बोलते हैं कारा को बोलते हैं। क्विल वर्ट किसको बोलते हैं, तो क्विल वर्ट बोलते हैं आइसोइट्स को। किसको बोलते हैं, आइसोइट्स को। हार्स्टेल जो बोलते हैं वो इक्यूसीटम को बोलते हैं। एक बार देख लीजिएगा इसको, एक बार देख लीजिएगा। टेरिस के आकंद में स्टील होता है, द स्टील ऑफ टेरिस राइजोमीज। टेरिस में जो स्टील होता है वो कैसा होता है, तो 53 का सही ऑप्शन क्या करेंगे आप लोग फटाफट कमेंट करें, तो होगा डिक्टियो स्टील। क्या होगा, 53 का जो ऑप्शन होगा ए डिक्टियो स्टील। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, हमारे साथ जुड़िए, आपको बेनिफिट नज़र आएगा। और जो 299 का पेमेंट है वन टाइम है, तो बहुत बड़ी ऐसी समस्या नहीं है कि वन टाइम 299 आप ना पे कर पाएँ, तो आप करिए और उसके बाद जुड़िए। परिवार है और परिवार हर तरह से आपका मदद करता है। ये कोचिंग संस्थान नहीं है कि कोचिंग संस्थान की तरह आपसे बिहेव किया जाए, आपको सिर्फ परिवार की तरह बिहेव किया जाएगा और परिवार के एक सदस्य रहेंगे। जो भी हमारे पास है सब आपका है, ऐसा नहीं कि मतलब जो नोट्स हैं वो हम आपको ना दें, इसका भी चार्ज दो उसका भी चार्ज दो, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ जो भी मिलेगा, जैसे कि आपने देखा था अभी जो हमारे उत्तराखंड के मित्र थे, हमें केमिस्ट्री के नोट्स अवेलेबल थे तो हम उत्तराखंड वाले मित्रों को वो भी उपलब्ध करा दिए थे। अभी जीएस का चैनल तो है नहीं, मगर हमने देखा कि आप लोग जीएस के लिए परेशान है, चलो एक ग्रुप जीएस का बना दिया। नोट्स अवेलेबल थे, वो जीएस के नोट्स भी फ्री में उपलब्ध करा दिए। बायोलॉजी की तो ऑलरेडी चैनल है ही है, तो इस तरह से आपका पूरा मदद की जाएगी। इसी के साथ नमस्कार।